नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक बहन ने भाई को ऐसी क्या प्लानिंग करते सुना, जिसको सुनकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन और सीमा हर रोज सुबह अपनी 3 पहियों की साइकिल लेकर कचरा बीनने जाते थे। उसी से उनकी जीविका चलती थी। गाड़ी भले ही कचरे की हो, पर वे अपनी गाड़ी को बड़ा ही सजाकर रखते थे। जैसे जैसे पहिए घूमते, घुंघरू की धीमी धीमी आवाज कानों में एक तरंग छोड़ देती, जो कानों को बड़ी अच्छी लगती थी। आने जाने वाले उनकी गाड़ी की तरफ एक नजर देखते जरूर थे। सीमा ने विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा था गंगा। गंगा के जन्म के समय ही डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें बस इस अकेली बेटी से ही संतोष करना पड़ेगा। अब दूसरी बार गर्भवती होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। गंगा 2-3 हफ्ते की हुई थी कि सीमा ने गंगा को भी साथ ले जाने का मन बना लिया। सीमा क्या करती, मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है और मजबूर भी कर देती है। वो उन अकेले कचरे में से उतना प्लास्टिक नहीं ला पाता था जितना सीमा बीनकर ले आती थी। अपने पति का हाथ बटाने के लिए सीमा भी जल्दी काम पर लग जाना चाहती थी। जब पहले दिन में गंगा को लेकर बाहर निकली और अपनी साइकिल के पास आई, तब मोहन ने कहा, अरे सीमा, कुछ दिन और घर पर रुक जाओ, गंगा बहुत छोटी है। अरे मोहन, छोटी है और अभी छोटी रहेगी। जितनी जल्दी हमारे घर के माहौल में ढल जाए उतना ही अच्छा है। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ ज्यादा प्लास्टिक मिल जाएगा तो उसी के काम आएगा वह पैसा। कहते हुए सीमा गंगा को गोद में लेकर कचरे की गाड़ी पर चढ़ गई और मोहन के पैर पैंडल के साथ साथ घूमने लगे। सीमा वहीं उसे दूध भी पिला देती और जब वह सो जाती तो मैले कुचड़े कपड़ों की गोदड़ी उसी कचरे के ऊपर डालकर उसे सुला देती। खुद नीचे उतरकर प्लास्टिक की थैलियां और टूटा फूटा सामान बीन कर ले आती। वह कचरे की गाड़ी मानो गंगा के लिए सोने का पालना थी। वह उस पर सुकून से सोती थी। धीरे धीरे गंगा 2 वर्ष की हो गई। गंगा खुशी से उसी कचरे के ढेर पर बैठती। कोई टूटा फूटा खिलौना मिल जाए तो रोमांचित हो उठती। मिट्टी से सना वह खिलौना पाकर वह इतनी खुश हो जाती मानो कीचड़ में से कमल का फूल उसे मिल गया हो। जिस कचरे के पास से गुजरते हुए हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं, उस जगह हमारे कदम अपने आप ही और अधिक गतिमान हो जाते हैं। उसी कचरे के साथ उसी के बीच पलकर गंगा बड़ी हो रही थी। इसी तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। रोज का वही नियम था, सुबह उठो, कचरा बीनने आओ। अब तो गंगा रास्ते भर अपनी शरारतों से सीमा और मोहन का दिल बहलाती रहती। धीरे धीरे वह बड़ी हो रही थी। कई बार सुबह उठकर वह सबसे पहले जाकर गाड़ी में बैठ जाती और वहां से आवाज देकर बुलाती, अरे अम्मा बापू, जल्दी चलो ना। रास्ते में गंगा कई बार सीमा से कहती, अम्मा देखो ना, वह प्लास्टिक की थैलियां उड़ रही हैं, मैं दौड़कर ले आऊं? नहीं गंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तुझे कभी इस काम में नहीं लगाऊंगी। तेरी शादी में ऐसे लड़के से करूंगी जो खुद भी कोई और काम करता हो, ये काम नहीं। क्यों अम्मा? अरे गंगा, हम दिन भर इसी गंदगी में सर्दी गर्मी बारिश में भटक कर भी कितना कमा पाते हैं। प्याज और हरी मिर्च के साथ रोटी खानी पड़ती है। साग सब्जी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। मैं नहीं चाहती तुझे भी यही जिंदगी मिले। इसी तरह गंगा हर रोज कचरे में प्लास्टिक उठाने की जिद करती, पर सीमा उसे जाने नहीं देती। गंगा इसी तरह कचरा बीनने की जिद करती रही, पर सीमा ने कभी भी उसकी एक ना सुनी। देखते देखते 12 साल गुजर गए। हर रोज की तरह आज फिर गंगा ने वही कहा, वो देख अम्मा, कितना सारा कचरा दिखाई दे रहा है। आज तो तू बैठ
अम्मा मैं ही जाऊंगी। नहीं गंगा। अरे अम्मा देख कितनी बड़ी हो गई हूं, तुझसे ज्यादा लंबी भी हो गई हूं। अब सब सीखने दे मुझे, साइकिल चलाना भी। फिर तुम दोनों पीछे बैठना, मैं तुम दोनों को खींचूंगी। बहुत जिद्दी है तू, रोज एक ही पहाड़ा पड़ती रहती है। जा, ले जा। सीमा की हाँ सुनते ही गंगा खुश हो गई और गाड़ी से उतरकर उछलती कूदती कचरा लेने के लिए जाने लगी। आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बादल उमड़ घुमड़ कर अपना नृत्य दिखा रहे थे, अलग अलग आकृति में यहां से वहां दौड़ रहे थे। गंगा भी बादलों की तरह इटलाती हुई, मौसम से खुश होकर दौड़ती हुई कचरे की तरफ जा रही थी। अचानक ही जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और इस आवाज के बीच ही एक जोर के धमाके की भी आवाज आई। तो कचरे के ढेर के पास पहुंचे उससे पहले एक अनियंत्रित कार, जिसे एक व्यक्ति नशे की हालत में तेजी से खाली सड़क पर दौड़ा रहा था, उसने सीमा और मोहन की गाड़ी को जोर की टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जोर की थी कि सीमा और मोहन फुटबॉल की तरह उछलकर सड़क के बीचों बीच जा गिरे। वहीं दोनों का सर फट गया, खून से सड़क लाल हो गई। आसपास गिरे हुए उन दोनों का खून देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे मरकर भी आपस में मिल रहे हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे से मिल रहे थे। धमाके की आवाज सुनकर गंगा ने पलट कर देखा तो उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने फुटबॉल की तरह उछलकर गिरते हुए उसे दिखाई दिए और उनका सर फटते हुए भी उसने अपनी आंखों से ही देखा। वे जोर से चीखी, अम्मा, बाबू। उसकी आंखें मानो जड़ हो गई थी, जिनमें कोई हलचल नहीं थी। इसी बीच जोर की हवा चलनी भी शुरू हो गई। गंगा दौड़ती हुई चली आ रही थी। कार चालक रफू चक्कर हो चुका था। गंगा की कचरे की गाड़ी लुढ़कती हुई सड़क के किनारे से टूटी फूटी हालत में पड़ी अपने मालिक की मौत को देख रही थी। लम्बा साथ था उनका, वह खुद भी तो घायल थी। गंगा अपने माता पिता के पास पहुंच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, अब वह क्या करे। कुछ भी हो, आखिर थी तो वह 12 साल की नन्ही सी जान। उसकी आंखों के सामने हंसते बोलते उसके माता पिता लाश बनकर सड़क पर पड़े थे। कचरे की गाड़ी से कचरा उड़कर उन दोनों के शरीर पर इस तरह आकर गिर रहा था मानो उन्हें कफन उड़ा रहा हो। गंगा अब भी स्तब्ध थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अब तक उस धमाके की आवाज सुनकर कुछ लोग दुर्घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। कुछ ही समय में हवा शांत हो गई। उमड़ घुमड़ करते बादल भी थम गए। तूफान तो थम गया, पर गंगा का परिवार उजड़ गया। किसी ने पुलिस को फोन किया। मोहन और सीमा के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। गंगा के चाचा, मामा, बुआ, मासी, अब तक सभी को इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। सब आसपास के गांव में ही रहते थे। 3-4 घंटे के बाद मोहन और सीमा का पार्थिव शरीर घर लाया गया। अपने माता पिता के पार्थिव शरीर के साथ गंगा पूरे समय अस्पताल में ही थी। घर पहुंचती उसने देखा उसकी खोली के सामने भीड़ लगी है, जिसमें उसके नजदीकी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उसके तुरंत बाद ही मोहन और सीमा की अंतिम विदाई की तैयारियां होने लगी। जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए उठाकर कंधा दिया जाने लगा, तब पहली बार गंगा फूट फूट कर जोर से रोने लगी। अम्मा बाबू मत जाओ, मैं अकेले क्या करूंगी, कैसे खींचूंगी कचरे की गाड़ी। अम्मा तुम मुझे कचरा बीनने नहीं जाने देती थी ना, अब मैं क्या करूंगी। गंगा की बुआ और मासी ने रोते रोते उसे संभाला। 12 वर्ष की नन्ही गुड़िया ने एक साथ अपने माता पिता को अग्नि दी।
अग्नि देते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मन कहीं भविष्य की चिंता में भटक रहा था। उस कार वाले की याद आते ही गंगा की आंखें लाल हो जाती थी। पुलिस उस कार वाले को ढूंढने में जुट गई और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। नजदीकी रिश्तेदार चिंता में थे। चिंता उन्हें गंगा की बिल्कुल नहीं थी। चिंता तो उन्हें इस बात की थी कि कहीं गंगा की जिम्मेदारी उनके सर पर ना आ जाए। वे जल्दी से जल्दी फांसी निकल जाना चाहते थे। तीसरा होते ही उसके चाचा ने कहा, गंगा बेटा, जाना पड़ेगा। यह तो रोज कमाओ रोज खाओ वाला काम है, वरना तुम्हें साथ ले चलता। मेरे खुद के चारों पेट भर खाना नहीं खा पाते। गंगा चुपचाप अपने चाचा को जाते हुए देखती रही, पर उसके मन में उम्मीद का एक दीपक टिमटिमा रहा था कि मामा उसे जरूर ले जाएंगे। उसके बाद मामा के जाने की बारी आई। गंगा के सर पर हाथ फिराते हुए मामा ने कहा, गंगा बेटा, भगवान हमेशा तेरी रक्षा करे। बहुत मजबूर हूं, वरना तुझे अपने साथ ले जाता। तू तो जानती है तेरी मामी को। चलता हूं। चाचा की तरह उन्हें भी जाते हुए वे शांत खड़ी देखती रही, कुछ भी नहीं बोली। छोटे चाचा, बड़े चाचा, मामा, बुआ सब चले गए। आखिर में केवल मासी बची थी। गंगा के मन में जलता हुआ उम्मीद का दिया भड़क रहा था कि अब क्या होगा। गंगा सोच रही थी, भले ही किसी ने उसे साथ चलने को नहीं कहा, लेकिन उसकी मासी उसे जरूर साथ लेकर जाएगी। वे अपने मन में बड़ी उम्मीद लगाए थी। मासी संकोच के कारण 2 दिन और रुक गई। वे मन ही मन सोच रही थी, अब क्या बहाना बनाऊं, कैसे इसे टरकाऊं। अभी तो वह केवल 12 साल की है। 6-7 साल पालना पड़ेगा, और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब उसे ही दोष देंगे। नहीं, वह इतनी बड़ी जवाबदारी नहीं ले सकती। ये सोचते सोचते गंगा की मासी ने झोले में अपना सामान रखना शुरू किया। गंगा बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देख रही थी, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जाते समय उसकी मासी ने कहा, गंगा, ये खोली तुम्हारे बापू ने बड़ी मेहनत से कमाकर बनाई है, इसे संभाल कर रखना। यहीं रखोगी तो खोली भी बची रहेगी, वरना आजकल का जमाना बहुत खराब है, पता नहीं कब कौन कब्जा कर ले। गंगा सोच रही थी कि मासी जानती हैं जमाना बहुत खराब है। उन्हें खोली की चिंता हो रही है, किंतु खोली में रहने वाली जो धीरे धीरे जवान हो रही है उसकी चिंता नहीं है। मासी ने फिर कहा, मैं आती जाती रहूंगी, तो मेरे को चिंता मत करना। गंगा, कुछ भी काम हो तो बेझिझक कह देना। कहते हुए मासी भी हाथों में अपना थैला लेकर बाहर निकल गई। एक एक करके सब रिश्तेदार गंगा को छोड़कर चले गए और अपने अपने ठिकाने पहुंच गए। गंगा के मन के अंदर भभकता हुआ दिया एकदम से बुझ गया। अब वह बिल्कुल अकेली थी। मोहन और सीमा कभी उसे कष्ट बीनने नहीं जाने देते थे। ये पहला दिन था जब उसे सीमा ने कहा था, तू बहुत जिद्दी है, रोज एक ही पहाड़ा पड़ती है, जा ले आ। गंगा के कानों में बार बार यही शब्द गूंजा करते थे। वह सोच रही थी शायद भगवान ही उसे बचाना चाहते थे। अम्मा कभी हाँ नहीं कहती थी, पर उस दिन उन्होंने हाँ कह दिया और वह कष्टा लेने चली गई। वरना शायद उस दिन वह भी उसके माता पिता के साथ। फिर वह सोचती, काश अम्मा ने उस दिन भी उसे रोक लिया होता, तो जहां भी रहते साथ साथ रहते। इस तरह के लिए वह क्या करेगी। पर ये सब सोचने से क्या होता है, होता तो वही है जो ऊपर वाला लिख देता है। गंगा जानती थी कि अब उसका जीवन आसान नहीं होगा। संघर्ष और चुनौतियों के साथ अब उसका रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। अपने रिश्तेदारों का व्यवहार देखकर गंगा दुखी जरूर होगी, लेकिन उसने उनके इस व्यवहार को एक चुनौती समझकर अपना लिया। उसने कमर कस ली अपने जीवन का बोझ अकेले ही ढोने की। बाजू की खोली में रहने वाली शांताताई से
गंगा के परिवार का घनिष्ठ संबंध था। सीमा और शांताताई की बहुत गहरी दोस्ती थी। हालांकि शांताताई उम्र में सीमा से काफी बड़ी थी। शांताताई एक एक करके जाते हुए गंगा के रिश्तेदारों को देख रही थी। वह उन्हें अच्छी तरह जानती थी, पर उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि दुख के इस समय में वे सब इतने स्वार्थी हो जाएंगे और गंगा को इस तरह अकेले छोड़कर चले जाएंगे। शांताताई गंगा के पास आई। गंगा दुखी होकर अपनी खोली में शांत बैठी थी। शांताताई ने जैसे ही उसके सर पर हाथ फिराया, गंगा उसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, शांताताई, मैं अकेली हो गई, सब मुझे छोड़कर चले गए, मैं अब क्या करूंगी? चुप हो जा बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और हम दोनों हैं ना, तेरा ख्याल हम रखेंगे। भगवान ने हमें औलाद दे दी, तू भी तुम्हारी बेटे की तरह है। कहते हुए शांताताई ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह उसके लिए खाना लेकर आई थी। अपने हाथों से उसे थोड़ा सा खाना खिलाकर वह अपनी खोली में वापस चली गई। दूसरे दिन सुबह तड़के गंगा घर से निकल आई। आज वह उसी स्थान पर गई जहां वह दुर्घटना हुई थी। वहां जाकर अपनी साइकिल को किसी तरह से खींचकर वह साइकिल सुधारने वाले की दुकान तक ले गई। आज उसकी कचरे की गाड़ी के घुंघरूओं की आवाज बदली हुई लग रही थी, क्योंकि काफी सारे घुंघरू टूटकर कहीं गिर चुके थे, कुछ चपटे होकर अपनी मधुर ध्वनि खो चुके थे, और जो 2-4 बजे थे और घुंघरूओं की आवाज में मानो एक दर्द घुल गया था। साइकिल को दुकान पर छोड़कर वह अपने बड़ा सा थैला लेकर कचरा बीनने निकल गई। साइकिल वाला उसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि मोहन हमेशा उसी की दुकान से अपनी साइकिल में हवा भरवाता था। साइकिल वाला ये भी जानता था कि सीमा और मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज जिंदगी में पहली बार गंगा अकेली कचरा बीन रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उस कचरे में मिलते जा रहे थे। भले ही सीमा और मोहन बेहद गरीब थे, फिर भी गंगा के लिए उनके सपने बड़े थे। थैला पलकर कचरा बीनने के बाद गंगा उसे अपने कंधे पर टांगे चल रही थी। उसे अपनी माँ की कही बातें यादें आ रही थी। गंगा, मैं तुझे कचरा बीनने के काम में कभी नहीं लगाऊंगी। तेरी शादी भी ऐसे लड़के से करूंगी जो तुझे अच्छे से रखेगा, और वह भी कचरा बीनने का काम नहीं करता होगा। यही सोचते हुए वह साइकिल की दुकान तक आ गई। उसने पूछा, भोला काका, मेरी साइकिल? हाँ हाँ गंगा बेटिया, ठीक हो गई है, लो लेकर जाओ। गंगा ने कहा, काका पैसे अभी तो मेरे पास नहीं है, 2-4 दिन में दे दूंगी। अरे गंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, तेरा बाबू मेरा अच्छा दोस्त था, बरसों का रिश्ता था हमारा। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर बेटा। ठीक है काका, मैं चलती हूँ। गंगा, मेरे लायक कोई भी काम हो तो जरूर कहना। ठीक है काका। गंगा ने कचरे के थैले को अपने कंधे से उतारकर साइकिल में डाला, और आज पहली बार वह साइकिल पर बैठकर पैडल घुमाने लगी। गंगा अपने पिता की तरह ही लंबी थी, इसलिए साइकिल खींचने में उसे बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब सर पर जिम्मेदारी आती है और पेट में भूख महसूस होती है, तो इंसान के हाथ पांव अपने आप ही चलने लगते हैं। साइकिल लेकर वह फिर कचरा बीनने चली गई। 2-3 घंटे घूमकर उसने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया। पैदा हुई तभी से तो वह देख रही थी कैसे कचरे में से काम की वस्तुएं उठाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, क्या करते हैं, उसे सब पता था। बस खुद के दम पर यह सब पहली बार करना था। वह सब कुछ उसने कर लिया। फिर वह घर लौटी। उसे साइकिल खींचकर आता देख उसके आस पड़ोस के लोग दंग रह गए। शांताताई ने भी उसे देखा और सोचने लगी, कल तक जो गंगा पीछे बैठकर मस्ती करती, गाने गाती रहती,
आज हालात ने उसे जिंदगी के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। 12 साल की बच्ची कचरे की गाड़ी खींच रही है। वाह ऊपर वाले, कैसी तेरी माया केवल तू ही जाने। शांतताई गंगा के खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। गंगा को केवल उनका ही सहारा था। धीरे धीरे गंगा अपने अकेलेपन को अब स्वीकार करने लगी थी। कभी कभी हंसना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसके साथ परेशानी ये भी थी कि अब वह जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। जहां भी जाती लोगों की बुरी नजर उसके ऊपर टिक जाती। गंगा जैसे तन से बड़ी हो रही थी, वैसे ही मन से भी समझदार होती जा रही थी। वह जानती थी उसे अपने आप को लोगों की बुरी नजर से बचाना है। कचरा बीन कर जब गंगा घर लौटी, अपने आप को अपनी खोली में कैद कर लेती। अब केवल शांताताई ही थी जिस पर उसे भरोसा था। शांताताई के पति मनु भी गंगा के दर्द को समझते थे। उन्होंने शांताताई से कहा, शांता, अकेली बच्ची है गंगा, कल उसके माँ बाप को खा गया। देखो ना, एक एक करके सभी उसे अकेला छोड़कर चले गए। किसी ने उसका इस दुख की घड़ी में साथ नहीं दिया, लेकिन हमसे जितना वन बढ़ेगा हम उसके लिए जरूर करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मनु। पड़ोसी होने के नाते और इंसानियत के नाते हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। छोरी जवान हो रही है, फिर माँ बाप की बच्ची अकेली जाने। मुझे तो डर लगता है कोई हमारी गंगा को मैला ना कर दे। गंगा की खोली से कुछ ही दूरी पर उसकी बचपन की सहेली मीरा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति गंगा जितनी खराब नहीं थी। उसके माता पिता दोनों भाई राजू और छोटू सब काम पर जाते थे। मीरा और गंगा एक दूसरे के घर खेलने जाते थे। गंगा मीरा की तरह राजू और छोटू को अपना भाई मानती थी। बचपन में सब साथ साथ खेलते थे, लेकिन अब गंगा जवान हो रही थी। उसने लड़कों के साथ खेलना भी बंद कर दिया था। मीरा भी बड़ी हो रही थी। अब वह मिलती तो अकेले शांति से बैठकर बातें करती थी। दुख की इस घड़ी में मीरा अक्सर गंगा के पास आया करती थी। एक दिन गंगा कचरे की गाड़ी से उतरकर अपनी खोली की तरफ जा रही थी। छोटू बड़ी ही पैनी नजरों से उसे ताक रहा था। तभी उसका बड़ा भाई राजू वहां आ गया और छोटू की नजरों में पल रही हवस को पहचान गया। उसने पूछा, क्या बात है छोटू, तेरी आंखों की पुतलियां हिलना डुलना भूल गई हैं? क्या देख रहा है? छोटू डर गया। नहीं नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। अरे छोटू, क्या छुपा रहा है? जहां तेरी पुतलियां अटकी है ना, मेरी भी कब से वहीं पर अटकी हुई है। रोज देखता हूँ, जवानी और खूबसूरती का बेमिसाल संगम है वो, पर सिर्फ देखकर ही मन को बहलाना पड़ता है। तो भैया कुछ करो ना, ताकि मन और तन दोनों की तमन्ना पूरी हो सके। हाँ छोटू, इच्छा तो मेरी भी यही है, पर आजकल कानून बड़ा सख्त हो गया है। यदि किसी को पता चला तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे छोड़ो भैया, ये अकेली जाने बिन माँ बाप की किसको बताएगी? अरे सब कुछ छुपा जाएगी, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। हिम्मत की बात मत कर छोटू। माँ बाप के मरने के हफ्ते भर के अंदर ही अकेली कचरे की गाड़ी खींचने लगी, वह भी किसी की मदद के बिना। ऊपर से वह शांताताई और मन्नू काका भी तो है ना, उसका ख्याल रखने वाले। देख छोटू, वो ही दो खोलियां हैं जो थोड़ी अलग थलग हैं। जब तक शांताताई और काका हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उन दोनों के कहीं जाने का इंतजार करना ही पड़ेगा। आखिर तो कब तक उसके चौकीदार बने रहेंगे? कभी तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही ना। तब तक भड़कने दो हमारे तन मन के शोले। जितना भड़केंगे उतना ही ज्यादा आनंद भी उठा लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो भैया, क्या दिखती है, उसे देखते ही मन बेचैन होने लगता है। इंतजार कर ले छोटू, पहला मौका मैं तुझे ही दूंगा। छोटू और राजू के बीच हो रहे इस बार तालाब की हल्की सी आवाज मीरा के कानों से टकरा गई।
और वह संवाद उसके कानों में शूल की तरह चुभ गई। इस खतरनाक इरादे को जानकर मीरा अपनी सहेली के लिए घबरा गई। उसके कानों में वह शब्द गूंजने लगे, उसकी स्वयं की रक्षा करने वाले उसके भाई इतने खतरनाक है, इतने मैले हैं। ये सोचकर वह हैरान भी थी और दुखी भी थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह ऐसा तीर चलाएगी जिसमें एक साथ दो निशाने होंगे, अपनी सहेली की इज्जत बचाना और भाइयों को सही राह पर लाना। मीरा भी शांता ताई की खोली पर नजर रखे हुए थी। गंगा के माता पिता को गुजरे 2 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक भी उसकी मासी जो कहकर तो गई थी कि वह चक्कर लगाती रहेंगी, परंतु अब तक उन्होंने पलटकर गंगा की सुध नहीं ली। चाचा मामा ताऊ कोई काम ना आया। गंगा ने भी ये मान लिया था कि अब तो उसे अकेले ही सब कुछ करना है, अकेले ही जीना है और अकेले ही मरना है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए, लेकिन शांता ताई और मनु काका कहीं भी नहीं गए। शांता ताई काम पर जाती, तब भी मनु काका तो घर पर डटे ही रहते। जैसे जैसे समय बीत रहा था, छोटू और राजू का धैर्य टूट रहा था। ये इंतजार उनके मन में पल रहे पाप की चिंगारी को और हवा दे रहा था। एक दिन अचानक शांता ताई की छोटी बहन, जो कि पास के गांव में रहती थी, उसके देहांत की खबर आई। शांता ताई से 10 वर्ष छोटी उनकी हट्टी कट्टी बहन के इस तरह दुनिया से चले जाने से शांता ताई के दुख का ठिकाना ना था। ये खबर सुनकर शांता ताई रो रही थी। मनु काका ने कहा, मत रो शांता, ऊपर वाले के सामने किसकी चलिए भला, समझ ले वह इतनी उम्र लेकर आई थी। अरे मनु, ना कोई बीमारी ना अजारी, फिर कैसे? चलो गांव चलते हैं, तभी सब पता चलेगा। इस दुख के समय बेचैनी में वे गंगा से मिले बिना ही गांव चले गए। उधर उनकी खोली पर पैनी नजर रखने वाली छोटू और राजू का इंतजार पूरा हुआ। वे दोनों आज बहुत ही खुश थे। पिछले कई महीने से जो पाप उन दोनों के मन में शोला बनकर पल रहा था, आज उसके विस्फोट की बारी थी। छोटू किसी भी आवाज निकालने में माहिर था, आज उसे शांता ताई की आवाज निकालनी थी। गंगा को शांता ताई की आवाज में बुलाकर खोली का दरवाजा खुलवाना था। मीरा ने शांता ताई के घर पर ताला देखकर सोचा, आज तो उसे गंगा को सब बताना ही होगा। कुछ भी कहो, एक बहन का अपने भाइयों के लिए किसी को भी ये बताना कि उसके भाई उसका चीर हरण करने की योजना बनाए बैठे हैं, आसान नहीं था। गंगा जब काम से वापस आई तो उसने देखा शांता ताई की खोली में ताला लगा है। उसने सोचा कहीं आसपास गई होंगी, कुछ समय में आ जाएंगी। उसने अपनी खोली का दरवाजा खोला, अंदर देखा तो शांता ताई उसके लिए रोटी और सब्जी रख कर गई थी। गंगा खुश हो गई और उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खाना खाया, तभी उसके द्वार पर दस्तक हुई। गंगा ने दरवाजा खोला, देखा तो मीरा थी। आ मीरा, अंदर आजा। अरे क्या हुआ, तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? गंगा, बात ही ऐसी है, शांता ताई घर पर नहीं है ना। हाँ, कहीं गई हैं, आ जाएंगी। क्यों, क्या हुआ? गंगा, मेरी बात ध्यान से सुन। कहते हुए मीरा ने गंगा को अपने भाइयों के मन में पल रहे पाप के विषय में सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि जिस मौके की तलाश में वे थे, आज उन्हें वह मौका मिल गया है। आज वह, इतना कहकर मीरा रोने लगती। रोते रोते उसने कहा, मुझे माफ कर देना गंगा, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे भाई ऐसे। मीरा के मुंह से उसके भाइयों के मंसूबों के बारे में सुनकर गंगा ने उसे गले से लगा लिया और अपनी आंखों से टपकते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मीरा तू चिंता मत कर, मुझमें इतनी शक्ति है कि मैं ऐसे अमानुष लोगों का मुकाबला कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, साथ ही जवान हूँ।
मुझे ऐसी हालातों से निपटना ही होगा। मेरे बापू जब भी किसी औरत पर अत्याचार या बलात्कार का समाचार सुनते थे, तब कहते थे कि सीमा और गंगा, अपनी रक्षा खुद करना सीखो। बचपन में सीखे हुए कुश्ती के दांव पेच वे मुझे सिखाते रहते थे। वैसे भी जिसके पास तेरी जैसी सहेली हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? तूने ये सब बताकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं तो बचपन से तेरे घर आती हूँ। राजू और छोटू को अपने भाई की तरह ही मानती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनके मन में हवस और वासना का ऐसा जहर भरा होगा जिसे वह मेरे तन में उतारना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे लिए अपने भाइयों के खिलाफ खड़ी हो गई। तू क्या, तेरी जगह कोई अनजान लड़की भी होती तो भी मैं यही करती। आज अपने भाइयों को उनके गुनाह की सजा जरूर दूंगी। गुनाह तो मैं उन्हें करने ही नहीं दूंगी, लेकिन जो उन्होंने सोचा है ना गंगा, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गंगा, हम जैसी औरतों का किस तरह चीर हरण किया जाता है, हम हर रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और रेडियो में सुनते हैं। ऐसे पापियों को कितनी गालियां देते हैं, कितनी बद्दुआ देते हैं। गंगा, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे भाई भी उन्हीं पापियों में से एक है। मुझे तो अब उन्हें अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। गंगा, ऐसा कर, तू शांताताई की खोली में सो जाना और मैं यहाँ तेरी खोली में सो जाऊंगी। नहीं मीरा, तू अपने भाइयों के सामने इस तरह नहीं नहीं, मैं देख लूंगी उन्हें। बस खोली के बाहर रहना। यदि मैं बचाऊं बचाऊं कहकर पुकारूं तभी तू आवाज लगाना। नहीं गंगा, वे दो हैं, तू अकेली। दो का मुकाबला तू अकेली नहीं कर पाएगी गंगा। हाँ, तू ठीक कह रही है मीरा। मुझे लगता है हम दोनों को एक साथ यहाँ तेरी खोली में रहना चाहिए, ताकि मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। ठीक है ना गंगा? हाँ ठीक है मीरा। रात को जब सब नींद के आगोश में चले गए, तब रात्रि के लगभग 2 बजे राजू और छोटू मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर निकले। उन्होंने झांक कर देखा, कहीं को आवाज तो नहीं। कहीं कहीं से खोली के बाहर खराडों की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। दोनों भाई गंगा की खोली तक पहुंच गए। छोटू ने शांताताई की आवाज निकालते हुए कहा, गंगा, गंगा, दरवाजा खोलो। गंगा और मीरा छोटू की इस चाल को पहले से ही जानती थी। मीरा पलंग के पास ही छुपकर बैठ गई, जहां से आसानी से उसका हाथ स्विच बोर्ड तक पहुंच सकता था और वह लाइट जला सकती थी। उसने गंगा को इशारा किया, जा गंगा, दरवाजा खोल। गंगा मीरा के पास होने के बाद भी थोड़ा घबरा रही थी। फिर भी हिम्मत करके उसने कहा, हाँ शांताताई, आती हूं। कहते हुए गंगा ने दरवाजा खोल दिया। खोली का दरवाजा खुलते ही छोटू और राजू अंदर घुस गए। छोटू ने गंगा कुछ पूछ सके उससे पहले उसका मुंह दबा दिया और राजू गंगा की ओढ़नी खींचने लगा। छोटू ने कहा, बहुत इंतजार किया है तेरे लिए गंगा हमने। मैं जबरदस्ती गंगा को बिस्तर पर पटकने ही वाला था कि मीरा ने खोली को रोशनी से भर दिया। लाइट के जलते ही जो दृश्य दिखाई दे रहा था वह बहुत ही डरावना था। छोटू का हाथ गंगा के मुंह पर था। राजू के हाथों में गंगा की ओढ़नी थी, जिसे वह हमेशा अपने वक्ष स्थल पर ओढ़कर रखती थी। राजू से खींच रहा था और छोटू का एक हाथ गंगा की चोली के नजदीक आ रहा था। उसी वक्त मीरा के रूप में मानो श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। मीरा ने राजू के हाथों से गंगा की ओढ़नी छुड़ाई और छोटू के हाथ को धक्का मारते हुए अलग किया। उसके बाद मीरा ने वहीं पर उल्टी कर दी। ये दृश्य इतना भयानक था जो एक बहन अपनी आंखों से अपने भाइयों को करता हुआ देख रही थी। गंगा अपनी ओढ़नी को फिर से उसके सही स्थान पर लपेटने लगी। राजू और छोटू को तो काटो तो खून नहीं। वह अपनी बहन की नजरों के सामने
किसी का बलात्कार करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। मीरा की आंखें देखकर दोनों भाइयों की नजर नीचे झुक गई। वे दोनों मुंह से आवाज तक ना निकाल पाए। दोनों घुटने के बल बैठ गए और उनके हाथ अपने आप ही आपस में जुड़कर माफी की भीख मांग रहे थे। उनकी नजरें मीरा से मिलने के बाद ऐसी झुकी कि फिर ऊपर उठ ही ना पाई। मीरा ने आखिर अपनी जुबान खोलते हुए कहा, शर्म आ रही मुझे तुम दोनों की सोच पर। मेरे भाई हो तुम, उस पर गंगा एक अकेली बेसहारा बिन माँ बाप की बेटी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, यही सोचकर आए थे ना तुम। शांताताई नहीं है, इसी का फायदा उठाने आए थे ना। एक कचरा बीनने वाले की बेटी की औकात ही क्या है, वह तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, यही सोचकर आए थे ना तुम। तुम अपनी भूख शांत कर लोगे, दर्द पे चुपचाप सहन कर लेगी, यही सोचकर आए थे ना। पर गंगा इतनी कमजोर नहीं है, वह तो अकेले ही तुम्हारा मुकाबला कर सकती थी, पर मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी मेरी नजरों के सामने, ताकि तुम झूठ ना बोल सको और जीवन भर इसी शर्म के साथ जियो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये अश्लील हरकत करते हुए देख लिया है। गंगा तो तुम्हें अपने भाई मानती थी, उसे लगता था कि उसे कोई छेड़ेगा, तंग करेगा तो वह तुमसे मदद मांगेगी, और तुम खुद ही मेरी गंगा को मैली करने चले आए। माँ बाबू को जब ये पता चलेगा तो वह तुम्हें इस दुनिया में लाने पर पछताएंगे, शायद शर्मिंदा होकर वे आत्महत्या भी कर ले। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। तुम एक बहन के भाई हो, यदि कोई मुझे बुरी नजर से देख भी लेता है तो तुम्हारा खून खौलने लगता है। काश तुमने हर स्त्री के लिए ऐसा ही सोचा होता। वह तो अच्छा हुआ जो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, वरना तुम जो पाप करते उसका सुधारने का तो कोई रास्ता ही नहीं होता। मुझे मेरे भाइयों से एक स्त्री को बचाना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। ऐसा मत कहना कि मैं माफ कर दूं, क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज के बाद मैं जीवन में कभी तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। भगवान ने हमारा रिश्ता बना दिया है जो अमिट है, तो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन हर रक्षाबंधन पर तुम अपनी सूनी कलाई देखकर अपनी गलती को याद कर शर्मिंदा होते रहोगे। तुम हमेशा पछताते रहोगे कि तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना आई ही क्यों। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाने की बात सुनकर गंगा ने कहा, नहीं मीरा, जाने देनी। इतनी बड़ी सजा जो तूने इन्हें दी है, उसके आगे कुछ हफ्तों की जेल की सजा कोई मायने नहीं रखती। अब तो तेरे से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगी, ये इनकी सबसे बड़ी सजा होगी। आज मीरा के अंदर मां काली का रूप समाया था। उसने गुस्से भरे स्वर में कहा, जाओ, चले जाओ यहां से। आज मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भाई नहीं, दो बलात्कारी नजर आ रहे हैं। उसके बाद उनके जाने से मीरा गंगा से लिपटकर, मुझे माफ कर दे गंगा, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। अपने भाइयों का ऐसा रूप कोई बहन नहीं देख सकती। इस दुख को गंगा और मीरा शायद जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। रोते रोते गंगा ने कहा, धन्यवाद मीरा, तूने मुझे बचा लिया और साथ ही छोटू और राजू को भी इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। एक हफ्ते के बाद रक्षाबंधन था। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उन चारों के अलावा कानों कान किसी को उस घटना की भनक तक नहीं लग पाई थी। आज सुबह जब गंगा अपनी साइकिल के पास गई, तब छोटू और राजू अपने हाथ में राखी लेकर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वह जैसे ही साइकिल के पास आई, दोनों राखी लेकर उसके पास आ गए। राजू ने कहा, गंगा, हमारी सोने कलाई पर यह धागा बांध दो, हम उस गलती के बोझ तले दबकर मर जाएंगे। हमारा दम घुट रहा है गंगा, पता नहीं कैसे हमने बस सोचा भी, हम शर्मिंदा है गंगा। छोटू ने कहा, गंगा, यदि तुम हमें माफ करोगी तो मीरा भी शायद मान जाए, वरना ये कलाइयां जीवन भर सोनी ही रहेंगी।
गंगा साइकिल पर बैठकर जाने लगी। उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तब राजन ने कहा, गंगा, तुमने यदि हमें माफ नहीं किया और ये धागा हमारी कलाई पर नहीं बांधा तो शाम को जब तुम वापस आओगी तब एक मोटा धागा तुम्हारे हमारे गले में दिखाई देगा। तुम्हें यहाँ राजू और छोटू नहीं, उनकी लाशें मिलेंगी और ये हम करके दिखा देंगे। ये सुनते ही गंगा का हाथ ब्रेक पर चला गया। तब इसकी नजर सामने से आती मीरा पर पड़ी। गंगा साइकिल से उतर कर गई और दौड़कर मीरा के पास गई। उसने उसे वह सब बताया और कहा, चल हम दोनों ने राखी बांध देते हैं। नहीं गंगा, मैं नहीं। ऐसा मत कह मीरा, यदि सच में उन्होंने कुछ कर लिया तो? हर इंसान को सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए ना। तब तक राजू और छोटे भी उनके पास पहुंच गए और राखी की डोरी दिखाते हुए आशा भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते जा रहे थे। गंगा और मीरा के सामने उनकी आंखें मानो गिड़गिड़ाकर भीख मांग रही थी। तब गंगा और मीरा दोनों ने उनकी कलाई पर राखी बांध दी। मीरा ने अपनी तरफ से तो उन्हें माफी देकर मुक्त कर दिया, पर प्रश्न ये है कि क्या वे दोनों खुद को माफी देकर उस अपराध से मुक्त कर पाएंगे? क्या उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारना बंद कर देगी? गंगा सोच रही थी, अभी तो उसने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा है और ये राजू और छोटू, इनसे तो उसे मीरा ने बचा लिया। लेकिन अगर राजू और छोटू जैसे लोगों से निपटने के लिए उसे स्वयं को ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां मीरा नहीं होगी, वह हमेशा की तरह अकेली ही रहेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।